हेलो बच्चों, तो आज क्लास 12 आईएससी स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस है वो सारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ इंटरनल चॉइसेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी ऑफ आईएससी स्पेसिमेन पेपर। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है बच्चों? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, ब्रॉड साइड पोजीशन ये सब सुन के कंफ्यूज्ड मत हो जाना। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, इजंट इट? एक है ब्रॉड ऑन पोजीशन, एक है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन मतलब ऑन द एक्सिस, मतलब अगर ये अपना डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हो जाएगा एंड ऑन पोजीशन। ये एक्सिस उसके एक एंड में, इसे हम लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन या ऑन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ओके, और ब्रॉड ऑन पोजीशन किससे कहा जाता है? जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। मतलब सोचो यहां पर एक पॉइंट है, ओके, यह है पॉइंट P जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। मतलब अगर इन दोनों डाइपोल के बीच डिस्टेंस है 2a, तो यहां से यहां तक होगा a और यहां से यहां तक भी a डिस्टेंस होगा। ओके, यहां से 8 डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यहां से 8 डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P ले लिया, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना होगा। ओके बच्चों, तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। तो ये मैं यहां तक तुम लोगों को दिखाया। ऑब्वियसली डेरिवेशन तुम लोगों को पता है, इसीलिए मैं वो अलग से तुम लोगों को शो नहीं कर रहा हूं। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया है कि कौन सा डेरिवेशन है। दिस इज ब्रॉड ऑन, यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसको ही कहते हैं ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर क्या कहा गया है? इन फिगर 3 शोन बिलो all the cells are identical, the external resistance R is also same in both the circuits. If the same current flows through the resistor R in both the circuits, calculate the relation between R, the internal resistance of each cell and the external resistance capital R. Okay, तो सबसे पहले 2 सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यह अपना सर्किट 1 विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ये जो सेल है इसका ईएमएफ है E, इन दोनों सेल का ही ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, और दूसरा सर्किट है तो यहां पर इस सर्किट में इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और यहां पर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये है ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। एम आई क्लियर? अब स्मॉल r, और ये कहा गया है कि इन दोनों केस में ही, इन दोनों सर्किट में ही जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट दैट इज सेम विच इज I करंट। हम लोगों ने ये पकड़ लिया है। यहां पर निकालने के लिए बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, यहां पर जहां पे 2 सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर सेल सीरीज में कनेक्ट होता है तो इन दोनों का जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, इजंट इट? तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ यहां पर हो जाएगा 2 into E,
क्योंकि ये भी ई है, ये भी ई है, isn't it? और ये जो दो रेजिस्टर है ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब 2R प्लस कैपिटल आर, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर और ये जो रेजिस्टर है ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। Am I clear? अब देखो, अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग यहां पर ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट मींस 2E एंड R इक्विवेलेंट मींस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और यहां पर जहां पे ये दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें पता है कि अगर टू इक्वल सेल, मतलब इक्वल ईएमएफ का दो सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें जो एक सेल का जो ईएमएफ होता है उतना ही ईएमएफ हमें मिलेगा, isn't it? तो यहां पर ये दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का ईएमएफ ही सेम ई है, तो इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट दैट विल बी ई। और इस टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अब देखो बच्चों, ये जो दो रेजिस्टर है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर पैरेलल में कनेक्टेड हुआ तो देखो ये भी R ये भी R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। क्यों? हमें पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल में ऐसा ही होता है। तो 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, हो जाएगा R/2। Am I clear? तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी R/2, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट, और उसके साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट स्मॉल r/2 प्लस कैपिटल R। तो यहां पर भी अगर हम लोग ओम्स लॉ लगा दे तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, तो E डिवाइडेड बाई R/2 प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। Am I clear? समझ में आया बच्चों? अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड सेम है I, क्योंकि दोनों सर्किट से ही I करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देते हैं, मतलब अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 2E डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E बाई R/2 प्लस कैपिटल R। तो यहां पर दोनों ही E को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू R/2 मतलब R हो गया प्लस 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ओके, अब देखो तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ईच सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल है। Am I clear? So this is the relation between internal resistance of the cell and external resistance of the circuit. Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था that was 10-1, ओके नो। अब 10 का ही और में और एक क्वेश्चन है, एक इंटरनल चॉइस है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, विच इज 10-2, drift velocity of electron in a conductor connected to a battery is given by, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, Vd इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E, और यहां पर कैपिटल E इज अ वेक्टर, ओके, टाउ डिवाइडेड बाई m। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला ये तो एक वेल नोन फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, E is the charge of electron, tau is relaxation time, m is mass of electron and E is the electric field across the conductor. Am I clear? मतलब जब कंडक्टर को सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है
दैट इज ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कॉन्वेंशनल करंट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और कॉन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होता है, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि Vd इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। एम आई क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हियर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज विद एन इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर? मतलब यहां पर एक बार एक डायग्राम से तुम्हें जरा शो कर देता हूं। तो ये अगर अपना कंडक्टर है, दिस इज आवर कंडक्टर, ओके, इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया गया है, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेगा, तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E, तो ऑब्वियसली E का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये होगा E का डायरेक्शन, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है दैट इज L, ये हम लोग पकड़ लिया है। एम आई क्लियर? पूछा जा रहा है हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज विद एन इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अगर अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हुआ, तो अगर V को इंक्रीज किया गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला हमें दे दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड्स में ये फॉर्मूला ही ना दिया जाए और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहां पर हमें ये फॉर्मूला, ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये तो हमें याद रखना ही है। सिर्फ यही नहीं, सारा फॉर्मूला जी याद रखना है। अब देखो हमें पता है कि E इज इक्वल टू V बाई L। अब मैंने क्यों इस फॉर्मूला के बारे में तुम लोगों को बताया? क्योंकि यहां पर हम लोगों को यह सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमें V चेंज होने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना चेंज होगा ये निकालना है। लेकिन इस फॉर्मूला में तो पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस V को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। एम आई क्लियर? तो देखो हमें पता है E इज इक्वल टू V बाई L, तो Vd इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ E वी कैन राइट स्मॉल e, इन प्लेस ऑफ कैपिटल E वी कैन राइट V बाई L एंड टाउ इंटू एम। तो Vd इज इक्वल टू EV टाउ डिवाइडेड बाई ml। यहां पर मैं नेगेटिव साइन और नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम लोग यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहां पर नेगेटिव साइन का उतना जरूरत भी नहीं है, ओके। अब देखो Vd इज इक्वल टू EV टाउ डिवाइडेड बाई ml। तो यहां पर Vd isn't it directly proportional with potential difference? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो उसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। तो यहां पर हम लोग पहले तो ये लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं, एज वी नो E इज इक्वल टू V बाई L, देयरफॉर Vd इज इक्वल टू EV टाउ डिवाइडेड बाई ml। तो देयरफॉर Vd प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V। देन हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इफ पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज then drift velocity of electron will also increase। am I clear? समझ में आया? अब बच्चों नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? ये था 2 का A, अब 2 का B हमें पूछा जा रहा है। B में क्या कहा गया है? A copper wire of length L is connected to a source। तो सोचो यही वो कॉपर वायर है जिसका लेंथ है L and it is connected to the source, connected with the cell। If the copper wire is replaced by another copper wire of same area of cross section but length 4L, now how will drift velocity change? Explain। मतलब ये either मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा या लॉजिकली प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हम लोग करते हैं। ऑलरेडी यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जब कॉपर वायर का डायमेंशन चेंज किया गया दैट इज आफ्टर, और उसके पहले चेंज करने से पहले दैट इज बिफोर। यहां पर कॉपर वायर ऑफ लेंथ L कहा गया है, तो यहां पर लेंथ है L, वो चेंज हो गया है 4L हो गया है, isn't it? अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ L का जो रिलेशन होता है दैट इज Vd इज इक्वल टू EV टाउ डिवाइडेड बाई ml।
अब देखो अगर ई वी टाउ एम ये सारा कुछ कांस्टेंट है, जो कि है भी, क्योंकि ऐसे ही उसी सोर्स में कनेक्ट किया गया है, ऐसा ही बोला गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यस और नो। तो VD कितना चेंज होगा, हम लोग ऐसे इजीली लिख सकते हैं कि ये अगर VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो VD प्राइम डिवाइडेड बाय VD। व्हाट इज VD प्राइम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर। व्हाट इज VD? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिफोर। अब देखो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी हम लोग उल्टा लिखेंगे, VD प्राइम ऊपर है, तो इसीलिए VD प्राइम के रेस्पेक्ट में जो लेंथ है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। ओके, तो VD प्राइम के रेस्पेक्ट में जो लेंथ है दैट इज 4L, उसको हम लोगों ने लिख दिया नीचे, और VD के रेस्पेक्ट में जो लेंथ है विच इज L, उसको हम लोगों ने लिख दिया ऊपर। तो L और L कट गया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि VD प्राइम इज इक्वल टू VD बाई 4। Am I clear बच्चों? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर जैसे पूछा गया था कि हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल चेंज, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज टू 1/4। मतलब पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो डिक्रीज होके 1/4 हो जाएगा। Am I clear? तो आइदर ये सिंपली न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन ही हुआ, या हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि सिंस VD is inversely proportional to L, so if length will increase by 4 times, then drift velocity will decrease by 4 times. ये भी प्रॉपर ही एक्सप्लेनेशन होगा। तो आइदर ये न्यूमेरिकल करके दिखाओ या यहां तक आने के बाद लॉजिकली उसको बोल दो। हमें क्लियर समझ में आया बच्चों?